दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 76 से लेकर 100 क्वेश्चन जो टेलीग्राम में क्विज के फॉर्म में करवाए जा चुके हैं उसकी व्याख्या देखेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। 76 क्वेश्चन है, मालना घाटी मालना वैली किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन इसके साथ ही हम हिमाचल प्रदेश की अन्य जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन घाटियों को देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है इसका नाम आप ज़रूर सुने होंगे, कांगड़ा घाटी। ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। दूसरी आपकी किन्नौर घाटी और तीसरी कुल्लू मनाली। अगला आपका पूछा जाए तो कुल्लू के बाद आपकी मनाली के बाद सोलांग घाटी भी इम्पोर्टेंट है। तो सोलांग के बाद स्पीति, सांगला। अगली आपकी कौन है? सांगला। और सांगला के बाद चंबा। ये जितने हमने आपको नाम लिखाए हैं, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मनाली, सोलांग, स्पीति, सांगला, चंबा, ये सारी की सारी कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। इसी के साथ आपको यहाँ लद्दाख आया है। तो लद्दाख के घाटी बहुत फेमस है, जिसे मारखा घाटी के नाम से जाना जाता है। मरखा या मारखा घाटी। तो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मारखा घाटी या मरखा घाटी कहाँ है? तो ये लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा नुब्रा नदी भी है लद्दाख में। नुब्रा, जानस्कर, सुरू, ये भी आपके लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख की 4 घाटियाँ ध्यान रखिएगा। कौन कौन? तो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पहले लिखाया मारखा, उसके बाद नुब्रा, सुरू, जानस्कर, ये सभी कहाँ हैं? ये आपकी लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आपके इसमें 77 होगा। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ ध्यान समझिएगा, 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। एक आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी एंड सी। तो ये 2 नाम याद रखिएगा। बाकी जितने हैं ए, डी, ई के, ये सभी के सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी एंड सी। अब यहाँ बी यानी जो पेलाग्रा बीमारी होती है ये आपकी B3 से होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन B3। लेकिन इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स में कई होते हैं, B1, B2, B3, B5, उसके बाद B7 के बाद फिर आपका एक और यहाँ लिख लीजिए B6, B7 और उसके बाद B12। यहाँ हमने B9 का नाम नहीं लिखा, इसको ध्यान रखिएगा। इनका आपके एग्जाम में वैज्ञानिक नाम पूछता है। B1 का क्या है, B2 का क्या है, B3 का क्या है, B5 क्या है, B6 का क्या है, B7 का क्या है और B12 का क्या है? तो इसका जो फार्मूला है वो ध्यान रखिएगा। इसका शॉर्टकट है थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। तो इससे आपका याद हो जाएगा। B1 का पूछे तो ये आपका थायमीन हो जाएगा। B2 का राइबोफ्लेविन हो जाएगा। B3 का न्यूसिनियासिन हो जाएगा। B5 का पेंटोथेनिक हो जाएगा। B6 का यहाँ देखिएगा तो पर से आपका क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। और उसके बाद B7 का यानी ये बायोटिन हो जाएगा। B यानी बसा से ये बायोटिन हो जाएगा। और B12 का नाम साइनोकोबालमिन हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? B1, B2, B3, B5, B6 और B7,
B12 का वैज्ञानिक नाम याद रखना, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा तो ये थायमीन हो जाएगा B1 का, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन हो जाएगा, B5 का पेंटोथेनिक हो जाएगा, B6 का पायराडाक्सिन हो जाएगा, B7 का ये B यहाँ बायोटिन हो जाएगा और B12 का साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा। तो ये B वाले सारे आपने याद कर लिए, B1, B2, B3, B5, B6, B7 और इसके बाद B12। एक और होता है B9, इसको हमने यहाँ नहीं लिखा, इसको फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। जो B9 है इसको ध्यान रखिएगा, इसको फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसी को फोलेट कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फोलेट है, तो ये अलग से याद रखिएगा। तो B कॉम्प्लेक्स वाले आपके सारे के सारे विटामिन याद हो गए। तो यहाँ पेलाग्रा पूछा था, तो पेलाग्रा यानी क्या आंसर हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा पेलाग्रा वाले के लिए। अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, करंट का है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का नया ह्यूमनिटेरियन प्रमुख बनाया गया, तो किसे बनाया गया, मार्टिन ग्रिफिथ्स को बनाया गया, जो यूके के हैं। कहाँ के हैं, यूके के। ये यमन में इसके पहले राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वारसा जू में माउंटेन बोंगो शिशु का जन्म हुआ, तो यहाँ आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वारसा, तो वारसा आपकी किसकी राजधानी है, पोलैंड की है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि वारसा जू में माउंटेन बोंगो शिशु का जन्म हुआ, तो वारसा कहाँ, पोलैंड है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, मुगल काल में सरकार या जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, जो प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था, इसी को ध्यान रखिएगा, फौजदार के नाम से जाना जाता था। अमल गुजार, आमिल, ये सब क्या थे, राजस्व वसूली से संबंधित थे, तो ध्यान रखिएगा। अगला पुडुचेरी का भारत में कब विलय किया गया, तो 1954 में। पुडुचेरी पे किसके कब्जा था, तो फ्रांसीसियों का कब्जा था। और फिर ध्यान रखिएगा, जो ये भारत है, जो पांडिचेरी है, आज भी ये 3 राज्यों में फैला हुआ, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, यानी तमिलनाडु का कौन सा जिला है, पुडुचेरी है। और उसके बाद माहे कहाँ का है, केरल का है। और उसके बाद आपका यनम जिला कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो ये और कराईकल ये भी आपका केरल का है। तो आपका माहे व कराईकल केरल का, यनम आंध्र प्रदेश का और पुडुचेरी तमिलनाडु का। जब इनको आपस में मिला लिया जाता है तो इसी को पुडुचेरी के नाम से जाना जाता, और भारतीय संघ में इसे 1954 में मिलाया गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर निधि स्कीम से पूछ रहा है, इसी को पीएम स्वनिधि स्कीम के नाम से जाना गया। तो पीएम स्वनिधि स्कीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो स्कीम वाले क्वेश्चन होते हैं वो IAS के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसे किसके द्वारा, तो ये जो पीएम निधि स्कीम है, इसे महुआ की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इसकी शुभारंभ 1 जून 2000 कब शुरू किया गया, तो 1 जून, डेट याद रखिएगा, 2020 को, जब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन को लागू किया गया। तो जो कहा जाए छोटे मोटे कामगार थे, मजदूर थे, यानी दुकान लगाने वाले थे, वो बेरोजगार हो गए। तो उन्हीं को फंड उपलब्ध करवाने के लिए इसके अंतर्गत ये 10,000 रुपये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको 10,000 रुपये एज ए लोन दिया जाएगा। अगर इस समय से वापस यानी उसको वापस करते हैं तो पैसा जो लोन लिए तो 7% की इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। कितने परसेंट, 7% सब्सिडी भी दी जाएगी। और इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, क्रियान्वयन करने के लिए जो एजेंसी
अथराइज की गई है वो सिडबी है। तो यहाँ सिडबी की फुल फॉर्म पूछ सकता, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय सिडबी का कहाँ है, लखनऊ स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ जो पूछा है उसकी बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत यूपी की लोन देने के मामले में कौन सी रैंक है, तो ये प्रथम है, क्योंकि वैसे भी यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हाल ही में रामसर में शामिल किए गए, रामसर साइट में शामिल किए गए, तो कौन से हैं, तो लोनार झील और दूसरा है आपका सुर सरोवर। इन दो को 2020 में शामिल किया गया, इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका आंसर हो जाएगा 1-2। अब यहाँ रामसर स्थल की बात करें तो जो ऐसे स्थल जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से जैव विविधता के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं के संरक्षण व उन्हीं के संवर्धन के लिए 1971 में क्या किया गया, ईरान के रामसर जो कैस्पियन सागर के तट पर था वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जाता है और इस संधि को 1975 में लागू किया जाता और इसका भारत मेंबर 1 फरवरी 1982 को बनता है। तो ये 3 क्वेश्चन अलग हो गए। साइन कब हुआ, 1971 में, और 1971 की 2 फरवरी को साइन हुआ, इसीलिए हर साल 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड यानी अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये जो संधि है केम इनटू फोर्स प्रभावी रूप से 1975 में लागू हुई और भारत इसका मेंबर कब बना, तो हमने अभी बताया 1 फरवरी 1982 को। और तब से क्या किया जा रहा है, भारत के स्थल को इसमें शामिल किया गया। अब हम बात कर लेते हैं 2020 के, ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन स्थल हैं जो इसमें शामिल किए गए। सबसे लेटेस्ट बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में आपने सुना होगा भारत का 42वां रामसर स्थल घोषित किया गया, उसका नाम क्या है, तसोकार TSO तसो और CAR कार। हमने कहा था ये सब लद्दाख की झीलें हैं जिसमें TSO तसो लगा है, ये सब खारे पानी की झीलें हैं, ये हमने पीछे आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था। तो तसोकार में 2 झीलें, इसमें ये तसोकार एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें 2 झीलें हैं, एक का नाम है स्टार्ट सपुक तसो। इसमें जो तसोकार है ये 2 झीलों का तसोकार समूह है, एक को कहा जाता है स्टार्ट सपुक और दूसरी है तसोकार। जब दोनों को शामिल कर लेते हैं तो तसोकार कॉम्प्लेक्स के नाम से इसे जाना जाता है। तो तसोकार कॉम्प्लेक्स को शामिल किया गया। तो अगर ऑप्शन में तसोकार कॉम्प्लेक्स ना दिया जाए तो स्टार्ट सपुक भी सही होगा और तसोकार दोनों को सम्मिलित किया गया। तो ये लेटेस्ट है दिसंबर 2020 में। और पीछे लौटते हैं, दिसंबर के बाद अगली क्या, तो नवंबर दिसंबर लगातार एक शामिल की गई। तो नवंबर 2020 में एक और आर्द्रभूमि जो आपकी एक तलस्वी थी, इसमें ध्यान रखिएगा नवंबर 2020 में 3 को शामिल किया गया। कौन कौन 3, तो लोनार, जो आपके क्वेश्चन में पूछा था, लोनार महाराष्ट्र की शामिल की गई। इसके बाद आगरा का आपने सुना होगा सुर सरोवर या इसी को कीथम किस नाम से जाना जाता, इसी को कीथम के नाम से जाना जाता। तो आगरा की सुर सरोवर तथा उत्तराखंड का आसन उत्तराखंड का आसन ये बैराज है, आसन बैराज को इसमें शामिल किया गया। तो याद रखिएगा नवंबर 2020 में 3 को शामिल किया गया। एक हमने कहा लोनार झील महाराष्ट्र की, दूसरा हमने कहा आगरा का सुर सरोवर या कीथम, और तीसरा उत्तराखंड का कौन सा, उत्तराखंड का आसन, और ये सुर सरोवर या कीथम झील आपका यूपी का है। तो इन 3 को नवंबर 2020 में शामिल किया गया है। अब और हम पीछे लौटें तो ये आपका जुलाई 2020 में किसको शामिल किया गया, तो ये जुलाई 2020 में कांवर, ध्यान रखिएगा इसी को कांवर या क्या कहा जाता है, काबर ताल, कांवर या
काबरताल के नाम से जाना जाता, जो बिहार में स्थित है झील, उसको भी जुलाई 2020 में शामिल किया गया। उसके बाद फरवरी 2020 में भी शामिल किया गया। कौन है? तो सुंदरबन को फरवरी 2020 में शामिल किया गया है। तो ये 2020 वाली इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो हमने क्या बताया, दिसंबर से शुरू करिए। दिसंबर में आपकी क्या है? दिसंबर में केवल एक है, तसोकार कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने कहा स्टार्ट सपुक व तसोकार 2 को शामिल किया गया। नवंबर में आए तो नवंबर में 3 हैं। कौन? लोनार महाराष्ट्र का, सुर सरोवर या केथम झील कहाँ? आगरा का, यूपी का। और उसके बाद आपको आसन बैराज उत्तराखंड का बताए। फिर हमने कहा कि जुलाई पहुंच जाइए। जुलाई 2020 में कांवरताल बिहार का शामिल किया गया। और अगला हमने लास्ट बताया फरवरी 2020 में सुंदरबन। तो फरवरी, जुलाई, नवंबर, दिसंबर। फरवरी में सुंदरबन, उसके बाद जुलाई में कांवरताल बिहार का। उसके बाद नवंबर में हमने कहा 3 कहाँ? महाराष्ट्र का लोनार, यूपी का सुर सरोवर या इसी को कीथम झील कहा जाता। और तीसरा हमने कहा आसन बैराज उत्तराखंड, नवंबर 2020 में शामिल हुआ। और लास्ट में हमने कहा दिसंबर 2020 केवल एक तसोकार, और तसोकार कॉम्प्लेक्स में हमने कहा 2 हैं, स्टार्ट सपुक है व तसोकार, इनको शामिल किया गया। अब आर्द्र भूमि की बात आई है तो कुछ अन्य फैक्ट फिगर भी हम समझ लेते हैं। तो हमने कहा भारत इसका 1 फरवरी 1982 को इसका सदस्य बनता है। तो भारत में अगर लार्जेस्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट कौन सा है आर्द्र भूमि स्थल, तो याद रखिएगा दोस्तों इसको सुंदरबन टिक लगाइएगा। और जब पूछा जाए स्मॉलेस्ट कौन है, तो स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो स्मॉलेस्ट में रेणुका, और ये आपका पीछे हो चुका हिमाचल प्रदेश लगाइएगा। पीछे के वीडियो में रेणुका ये बता चुके हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पहला अगर पूछा जाए भारत का पहला कौन सा था, पहला स्थल कौन सा था, तो याद रखिएगा चिल्का और केवलादेव, इन 2 को सबसे पहले रामसर स्थल में शामिल किया गया था। तो भारत की पहला चिल्का झील हुआ आपका केवलादेव, ये राजस्थान में, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, इसको शामिल किया गया था। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है रामसर स्थल में, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा यानी यूपी के 8 हैं। यूपी के कितने हैं? 8 हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और सबसे कम पूछा जाए कहाँ संख्या में, तो 8 रामसर स्थल यूपी के सर्वाधिक हैं जो रामसर स्थल में शामिल हैं। सबसे कम पूछा जाए कहाँ के हैं, तो सबसे कम संख्या में हिमाचल प्रदेश का रेणुका जो संख्या में क्या है? सबसे कम है, ये ध्यान रखिएगा। और विश्व में पूछा जाए, विश्व में सबसे ज़्यादा ब्रिटेन के कितनी? 175 स्थलों को इसमें शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और विश्व की पहली यानी रामसर स्थल कौन सा था, अगर ये पूछा जाए तो कोबर्ग पेनिनसुला प्रायद्वीप को कहा जाता, जो ऑस्ट्रेलिया का है, इसको सबसे पहले शामिल किया गया। अब आपका काम है जो 42 हैं, हमने 2020 की जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दिया, और पहली बार 2 को शामिल किया गया उसको बता दिया, सर्वाधिक संख्या कहाँ की वो बता दी, सबसे कम संख्या कहाँ की ये बता दी। अब बाकी बची हैं, इसको किसी दूसरे वीडियो में हम आपको बता देंगे, क्योंकि इसमें बताएंगे तो वीडियो लंबा बनेगा और इससे ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको जो बाकी बची हैं उसको बता देंगे। ठीक, आगे आइए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। वायसराय लॉर्ड बेबल के शासन में कौन सी घटना घटित हुई, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। तो लॉर्ड बेबल का काल आप जानते हो 1944 से 47, 1944 से लेकर 1947 के बीच भारत के वायसराय कौन होते हैं? बेबल, ये 1944 से 47 के बीच होते। अब हम देख लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, जानते हो
ये आपका इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू होता है, लेकिन 1944 में समाप्त होता है। तो इन्हीं के शासनकाल में समाप्त होता है। दूसरा, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में हुआ था, ये भी इनके शासनकाल में। अगला 3 जून की घोषणा, बर्मा भारत से पृथक। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3 जून 1947 को यानी क्या होती है, माउंटबेटन योजना की घोषणा की जाती है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है, बर्मा भारत से पृथक, के 1947 में 37 में होता है। तो 1937, ये 4 को काट दीजिए। जहाँ जहाँ ऑप्शन में देखे तो ऑप्शन ये 4 यहाँ से उपरोक्त सभी ये गया, ये भी गया, तो आंसर क्या बचा, 1 2 3। ये तीनों घटनाएं किसके शासनकाल में होती हैं, लॉर्ड बावेल। यहाँ पर जो 3, ये आपका 3 जून माउंटबेटन योजना, ये भी ये इनके शासनकाल में नहीं होती। माउंटबेटन के द्वारा इसकी घोषणा की जाती, तो ये भी माफ कीजिएगा, ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के शासन के समय कौन सी घटना घटित हुई। अब लॉर्ड लिनलिथगो जो भारत के वायसराय होते हैं वो कब होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनका जो काल 1936 से 43 है, 1936 से लेकर के 1943, इन सब के वायसराय का कार्यकाल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 1936 से लेकर 1943 में देख लेते हैं कौन कौन घटना घटित हुई होगी। भारत शासन अधिनियम 1935 इन्हीं के शासनकाल में आया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, जहां पाकिस्तान की उत्पत्ति हुई, 1940 में हुआ, इन्हीं के शासनकाल में। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 हुआ, इन्हीं के शासनकाल में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ। ये चौथा ऑप्शन काट दीजिए, तो चौथा काटोगे तो आंसर बचेगा 1 2 3। आगे, वायसराय लॉर्ड इरविन के शासन के दौरान कौन सी घटना घटित हुई, तो 1926 से लेकर 1931 भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन होते हैं। अब आइए, साइमन कमीशन 1928 भारत आया, बिल्कुल बात सही। गठन पूछा जाए तो 1927 में साइमन कमीशन का हुआ था, 1928 में भारत आया। इसमें कोई भी भारतीय नहीं शामिल था, इसलिए भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो ये भी इसके। अगला, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, ये भी सही है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, ये नहीं होगा, तो चौथा को काट दीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, तो ये भी हो जाएगा, यानी यहाँ कटेगा 4 वाला कटेगा, तो 4 वाला कटेगा, तो 4 को काटिए, तो आंसर क्या बचेगा, 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन में कौन सी घटना घटित हुई, तो ये 1916 से लेकर 1921 के बीच भारत के वायसराय बनते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अब 1917 में जो आया उसको कहते हो। इसी के आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम भी बनता है। आइए जल्दी से देख लेते हैं। रौलेट एक्ट 1919 इन्हीं के शासनकाल में आया। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई, इनके काल में। अगला, चौरा चौरी कांड 1922 में हुई, 5 फरवरी 1922, तो ये 3 कट जाएगा। तृतीय बर्मा युद्ध, तो ये भी आपका काफ़ी बाद में हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये काटिए, 3 को काट दीजिए, ये भी गया, और लास्ट ऑप्शन देख लेते क्या है, उपरोक्त सभी वाला भी गया, तो आंसर क्या बचा, 1 और 2 सही है। कौन सही है, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, खालसा भूमि के अतिरिक्त अलाउद्दीन का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, तो खालसा भूमि को हटा दिया जाए तो कितनी, 11 प्रांतों में बटा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सैन्य विभाग का जो प्रमुख अधिकारी था उसी को आरिजे ममालिक के नाम से जाना जाता था। आरिजे ममालिक के नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई, तो 1867 में, यानी कार्ल मार्क्स जो थे इनकी पुस्तक दास कैपिटल को प्रकाशित किया गया था, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा भारतीय समुदाय खोरदाद साल मनाता है, तो पारसियों के द्वारा खोरदाद साल मनाया जाता है। अगला है, कलमकारी पेंटिंग किस राज्य की है, तो ये आंध्र प्रदेश में कलम के माध्यम से, कलम के द्वारा जो पेंटिंग की जाती है, यानी उसी को कलमकारी पेंटिंग कहा जाता है।
तो अगला क्वेश्चन है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भवभूति के द्वारा नहीं लिखी गई? तो ये आपकी हो जाएगी कवि प्रिया, क्योंकि कवि प्रिया और रसिक प्रिया इन दो पुस्तक को किसने, केशव दास ने लिखा है। तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, बाकी आपका क्या हो जाएगा, भवभूति बाकी पुस्तक लिखे हैं। मालती माधव भवभूति ने लिखा है, महावीर चरित भवभूति, उत्तर रामचरित भवभूति के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, लेप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी है जो किससे होती है? तो ये लेप्टोस्पायरोसिस ये बैक्टीरिया से बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पेयर सही सुमेलित है? मौदहा बांध हमीरपुर में है क्या? अर्जुन बांध, अर्जुन बांध है ये हमीरपुर में। कुरार बांध नहर, ये आपकी सारे के सारे बांध से नहर निकाली गई है। तो मौदहा, अर्जुन, कुरार, तो 3 नाम याद रखिएगा। मौदहा यूपी स्पेशल से की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अर्जुन, मौदहा, अर्जुन और आपकी कुरार, अर्जुन, मौदहा, कुरार, अर्जुन, मौदहा, कुरार, ये तीनों के तीनों जो बांध नहर हैं वो आपके हमीरपुर में स्थित हैं। तो हमीरपुर जब भी आए माइंड में, तो आपके अगर मानचित्र बना के इसको आपको समझाएं तो ये आपका यूपी है, यहाँ पर ये हमीरपुर क्या है, स्थित है। और इस हमीरपुर में यानी कितने हैं, 3 प्रमुख रूप से बांध नहर हैं, मौदहा और आपका मौदहा, अर्जुन और आपका कुरार। तो आपकी कौन कौन हो जाए, मौदहा, कुरार, अर्जुन कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमीरपुर। तीनों 1 2 3 तीनों सही है। अगला कौन सा सही पेयर सुमेलित है ये पूछ रहा। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है, सही बात। ओखला गौतम बुद्ध नगर में, समसपुर रायबरेली में है। यहाँ पर तीनों के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला आइए, उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो एक कुकरैल जो कि लखनऊ में स्थित है, ये सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर है। दूसरा आपका सारनाथ कहाँ है? यानी कि बनारस में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा चंदौली में ऐसा नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन डाइकोट बीज का एग्जाम्पल है? तो इसका दलहन हो जाएगा। बाकी ये चावल गेहूं ये सब मोनोकोट का एग्जाम्पल है, ये डाइकोट का कौन है? ये आपका दलहन हो जाएगा। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व नीति का सफलता का श्रेय किसे दिया जाता? सर्वकायनी जो व्यक्ति था, यह राजस्व नीति को सक्सेस पूर्वक लागू किया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व नीति की सफलता का श्रेय सर्वकायनी को जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, सुरमा नदी घाटी तेल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये नदी घाटी तेल जो हैं, पीछे भी वीडियो में हमने असम के डिस्कस किए थे, जिसमें डिगबोई, बोगज गई ये 2 आपके डिस्कस किए थे। आज यहाँ जो आपका आया है सुरमा नदी घाटी, ये असम का तेल प्रमुख केंद्र है। तो सुरमा नदी घाटी पूछा जाए कहाँ है, तो ये असम का तेल क्षेत्र को ही सुरमा नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। अन्य भी गुजरात तेल, मुंबई नाम से ही पता चल रहा, गुजरात तेल गुजरात में होगा, मुंबई उच्च क्षेत्र मुंबई का है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है या कोई सजेशन देना है, आपको इसको और डिटेल में बताया जाए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।